जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है कमर आगा साहब, जिनसे हम बात करेंगे यूएई ने जिस तरह से ओपेक से बाहर कदम रखा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब तक जो सऊदी और जो यूएस के बीच इनके बीच में जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी या पेट्रो डॉलर जो ये मुआहदा था वो भी लैप्स हो चुका है। तो जो जिस तरह से ये सारी डायनामिक्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्या इसका के प्रभाव हमें नजर आएंगे, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, सबसे पहले तो यूएई से शुरुआत करते हैं। यूएई जो है ओपेक से बाहर हो चुका है। अगर हम पहले यूएई से शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूएई के ओपेक से बाहर निकलने का क्या प्रभाव हमें नजर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे ऐसी चीजें हैं जो ओपेक में रहने के लिए उनको जिन कानूनों का नियम का पालन करना पड़ता है। तो ओवरऑल किस तरह से देखा जाए यूएई के इस कदम को? कई चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ओपेक जो है ये 12 देशों का एक कार्टेल है, और ये 12 देश जो है इसमें ओपेक प्लस है। रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, मेंबर नहीं है बल्कि ओपेक प्लस में आ चुका है। ओपेक प्लस, यस। प्लस, हाँ। और रशिया और सऊदी अरेबिया, ये दो इसके अंदर सबसे बड़े तेल के प्रोड्यूसर हैं। ईरान काफी बड़ा तेल का पोर्ट है और इराक भी बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। मगर ये कि इनकी क्षमताएं नहीं है, ईरान पे सैंक्शंस हैं उनका। इराक और यूएस की जो लड़ाई हुई थी अमेरिका इराक, उसमें उनका ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल प्रोडक्शन बहुत नीचे हो गया है। तो वो दोनों है तो जरूर मेंबर, लेकिन इनका रोल नहीं है। सऊदी अरेबिया और रशिया का सबसे ज्यादा है, और यही दोनों काफी समय से तेल की प्राइस भी डिटरमिन कर रहे थे मिलके। जब होता था बढ़ा देते थे प्रोडक्शन, तो तेल के दाम कम हो जाते थे। जब नहीं होता था तो ये तेल के अपना प्रोडक्शन कम कर देते थे, तेल की कीमत बढ़ जाती थी। ये चल रहा है। ओपेक के अंदर होता ये कोटा सिस्टम है। हर देश के पास कैपेसिटी के हिसाब से उनको कोटा मिल जाता है कि 3 महीने के अंदर आपको, महीने के अंदर कितना, एक महीने में एक दिन में कितना तेल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीटिंग होती है, उसमें तय होता है, सब बैठ के तय कर लेते हैं। यूएई जो है ये चौथा बड़ा तेल का प्रोड्यूसर था। ये लगभग 3.5 से 4 मिलियन बैरल पर डे तेल ओपेक के अंदर निकालते थे। अब बाहर आ गए हैं तो ये कोटा सिस्टम इन पे लागू नहीं होगा। ये जितना जी चाहे तेल निकालें। इस वक्त तेल की कीमत बढ़ी हुई है, प्राइस 110 के करीब चल रही है, आप समझ लीजिए, और कभी 115 119 तक गई है। अब देखिए आज का जो है 110 के आसपास होवर कर रही है। दो दो जो 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 है वो डिटरमिन करती है प्राइस तेल की, एक स्पॉट मार्केट में। एक तो बर्न है जो लंदन बेस्ड है, वो लोग तय करते हैं, और दूसरा WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मीडिएट जो है वो अमेरिका में, जहाँ पे ऑयल कंपनीज हैं, तेल जब ज्यादा टेक्सास में निकलता है अमेरिका का, तो ये दो जगह से डिटरमिन होता है। प्राइस में भी डिफरेंस होता है इन दोनों के। अमेरिका तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उससे बड़ा वेनेजुएला है, लेकिन वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत हार्ड है, तो ज्यादातर दुनिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करती। वो उसके लिए सिर्फ भारत में एक ही है जो रिलायंस की इंडस्ट्री है, वो सस्ता भी होता है। इस वजह से तेल तो बहुत है लेकिन मार्केट में कम आता है, बिकता कम। अमेरिका का भी यही है। अमेरिका में कई किस्म के तेल हैं, अलग अलग जगहों पे निकलते हैं, लेकिन अमेरिका में तेल निकालने की कीमत बहुत है। जो फ्रैकिंग करके निकलता है, शेल ऑयल की कीमत बहुत हो जाती है। तेल के निकालने की कीमत $50, $60, $40, $30 इस तरह से होती है, और कभी कभी और ज्यादा भी होती है। शुरू में ज्यादा होती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए अमेरिका कभी कभी तेल की कीमत पूरा जब कंट्रोल करता है तो बढ़ा देता था बहुत, ताकि शेल ऑयल निकल सके और वो मार्केट में आए। और कभी तो अमेरिका तेल तो निकालता है, तेल बेचता भी है, लेकिन इंपोर्ट भी करता है। तकरीबन 6 मिलियन बैरल तेल उसका ये खाड़ी के क्षेत्रों से उनके पास आता है। यूएई जो है इसकी इस समय जो प्रॉब्लम है वो, एक तो यूएई का पिछले जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत बुरी तरह से इनका नुकसान। ईरान ने जिस तरीके से बॉम्बिंग की वहां पे, अमेरिकन उनके जो बेसिस थे उसको बिल्कुल
जिसे कहना चाहिए अनयूजेबल, इस्तेमाल में नहीं किए जा सकते, जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं उसकी वजह से पता चल रहा है इतना डैमेज हो गया है वहाँ पे। फिर उसके अलावा ये कि मोसाद का हेडक्वार्टर में को उड़ा दिया उन्हीं ने, जहां जहां इनके लोग छिपे हुए थे अमेरिकन, उन होटलों को भी अटैक किया। फिर उसके अलावा ईरान ने सब, ईरान के ऊपर जब उनके बैंक्स पे इसराइल ने अटैक किया तो ईरानियंस ने नोटिस दे दिए कि अरब देश के अंदर जितने अमेरिकन और इजरायली जो बैंक्स हैं वो छोड़ के चले जाएं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सब घर से ऑपरेट करने लगे, वर्क फ्रॉम हो गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो यूएई की समस्या जो सबसे बड़ी है, ये बाहर के इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, तमाम दुनिया से वहां पे आता है इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ ये है कि उनके पास जो है फॉरेन लेबर पे भी ये डिपेंडेंट है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये बाहर का लेबर ना हो और इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट आता है तो लेबर भी होती है, और टूरिज्म इनके पास है बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल के तमाम बाहर जा रहा है। जो बड़ी बड़ी जो बैंकर्स हैं अमेरिका के, जैसे रॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे ब्लैक रॉक, वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है टर्की की तरफ। फिर उसके अलावा कोई कहीं जा रहा है। टेक कंपनीज जो है वो भारत में आने में इंटरेस्टेड है, तो भारतीय मूल के लोग भी वहां ज्यादा काम करते हैं, यहाँ और सस्ता लेबर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ ये कि सऊदी अरेबिया भी बहुत वो भी एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर डेवलप कर रहे हैं, नए सिटीज डेवलप कर रहे हैं। उनको बड़े जो कंपनीज हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनीज का जिनके हेडक्वार्टर यूएई में है, वो सऊदी अरेबिया की नोटिस उनको मिली है कि आप सब अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कीजिए, नहीं तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। तो मतलब ये कि उनकी बहुत बुरी हालत है, और ऐसा लगता है कि उनका रिवाइवल समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। हो भी पाएगा या नहीं इसके ऊपर भी लोगों को बहरहाल समय तो लगेगा। तो यूएई जो है, इस जो पिछली युद्ध हुई थी बिल्कुल डिफेंसलेस था। एक तो बड़ी समस्या ये, इन देशों के पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सेना नहीं है। सेना इन्हें जान के नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि इनको डर लगता था अगर सेना बना लेंगे तो सेना जैसे इजिप्ट, इराक, सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और बहुत सी जगहों पे सूडान कू करके सत्ता में आ जाएगी, तो इनके यहाँ भी आ सकती थी जब अरब नेशनलिज्म जोड़ते। तो इन्हीं ने अपनी रक्षा सुरक्षा का ठेका अमेरिका को दे रखा है। ऑयल पर सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि ये सस्ता तेल अमेरिका को देते हैं और अमेरिका उसके बदले में रक्षा इनको प्रदान करता है। ये एग्रीमेंट चल। सर तो जब इससे ईरान के रिलेटेड अटैक हुए, सवाल एक करना सेकेंड, चाहते हो? जब ईरान के अटैक हो रहे थे तो वो अपने को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे थे, अमेरिकन छोड़ के चले गए थे। तो ये एक बड़ी दुविधा है। अब उन्हीं ने इजरायली सोल्जर्स बुलाए हैं, इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और इजरायली आर्मी, आयरन डोम, इन सब का इस्तेमाल किया है के लिए। ये इजराइल उनको रक्षा प्रदान करेगा अब्राहम अकॉर्ड के तहत, जो एक अब्राहम अकॉर्ड का एक हिस्सा था। अमेरिका भी यही चाहता है। ये सिचुएशन है, इसमें ये बाहर आ गए हैं। सऊदी अरेबिया से इनकी रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं, उस पर हम कभी और बात करेंगे, वो लंबा टॉपिक है। और ये है कि तेल की सप्लाई तो वो जितना चाहे भेज दें, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी हुई है, तो तेल की सप्लाई ये निकालेंगे भी तो जाएगी कहाँ से, ये एक बड़ी समस्या इनके सामने है। सर अभी ऑयल फॉर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो वो लैप्स हो चुका है, लेकिन अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा है कि कुछ डाइवर्सिफाई करने की जो ऑब्जेक्टिव है उसके वजह से अब तक ये रिन्यू नहीं हुआ है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि यूएई ये भी कहता है कि सऊदी ने ईरान के साथ साठगांठ की, इसी वजह से ईरान ने सऊदी पे उतने हमले नहीं किए जितना हमारे ऊपर किए। तो सऊदी और इनकी राइवलरी तो है ही, साथ साथ ये भी थोड़ा एक सवाल है कि अब तक क्यों रिन्यू नहीं हुआ है। देखिए, उसके कई कारण हैं। कई का इन लोगों का एक अमेरिका के साथ पैक्ट की बातचीत चल रही है, खासतौर से सऊदी अरेबिया की बातचीत चल रही है। एक नया डिफेंस पैक्ट होगा। लैब्स तो हो गया है, लेकिन ये
कि इन्हीं ने अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स इन देशों में मौजूद हैं और जिस तरह पहले इनके साथ डील करते थे उसी तरह अभी भी डील किया जा रहा है बगैर ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट के। अनरिटन अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बनी हुई है। लेकिन हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरेबिया ने एक दो डील जो है चाइना से लोकल करेंसी में की थी। जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तय हुआ था कि ये जो देश है ये तेल सस्ता तेल अमेरिका को देंगे, यानी अमेरिका का जो हित है वो ये है कि अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई टू देयर रीजन, यानी बगैर रुके हुए तेल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए अमेरिका के लिए। इन देशों से तेल जाता रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तेल की एग्रीमेंट ये भी तय कि प्राइस जो है वो मिलके ये लोग तय करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, तेल की प्राइस तो अलग अलग है। ओपेक बन जाने से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है अमेरिकन को। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इस एग्रीमेंट का हिस्सा था वो ये था कि जो ट्रेड करेंगे तेल का वो डॉलर में हो, जिसे हम पेट्रो डॉलर जिसकी वजह से कहलाया। यानी जितना भी तेल सऊदी अरेबिया से यूएई कतर जो खाड़ी के देश हैं इनसे जो किया जाता है तो वो डॉलर में किया जाता है। तो इसके मतलब ये है कि वो सारा पैसा पहले अमेरिका जाता है, अमेरिकन बैंक्स में जाता है, फिर ये वहां से निकाल के लाते हैं। क्योंकि इतना बड़ी अमाउंट होता है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी डे अमेरिकन बैंक्स में आ रहा है, उससे डॉलर बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। और अगर ये तेल का ट्रेड जो है ये डॉलर से हट जाए और बास्केट जो करेंसी है यानी कई देशों की करेंसी में या लोकल करेंसीज में होने लगे तो डॉलर जो एक हैसियत है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वो खत्म हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगा। डॉलर भी वैसे ही हो जाएगा जैसे और बहुत सी करेंसी है, जैसे कि यूरो है या जापानीज है या युआन है, उस लेवल पे आ जाएगा। तो इसलिए ये है कि ट्रेड जो है वो डॉलर में ही होना चाहिए, ये अमेरिका का प्रेशर। हालांकि ये अब अधिक से अधिक देश जो है वो चाहते हैं लोकल करेंसी में ट्रेड हो, उससे लोकल करेंसी में उनको लगता है ट्रेड करने में उनकी करेंसी भी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन ये है, देखिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पे डिक्लाइन हो रहा है पूरी सारी दुनिया में। वो बाई फोर्स अब अपने स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान वार उसी का एक नतीजा है, क्योंकि ईरान सबसे पहले इनका टोटल तरीके से बहिष्कार कर रहा था इनकी पॉलिसीज का उस क्षेत्र की, और वो साफ साफ कह रहा है खाड़ी के देशों से कि आप अमेरिकन मुक्त रीजन होना चाहिए, सिक्योरिटी जो है हम सबको मिल के करनी चाहिए, न कि अमेरिका। इस तरह की बातें वो काफी समय से कर रहे हैं और अभी भी हो। अब देखना ये है कि इस वॉर के बाद किस तरह के रीअलाइनमेंट होंगे। रीअलाइनमेंट तो शुरू हो गए, यूएई का पुराने पहले ही यूएई ने इजराइल से रिश्ते बना लिए थे, मगर अब उन्होंने पूरी तरीके से इंडिकेट कर दिया कि वो अमेरिका यूएई के कैंप में है। सऊदी अरेबिया एक न्यूट्रल पॉलिसी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। अब देखना ये क्या हो पाएगा, न्यूट्रल पोजीशन ले पाएगा। इस आर्मी है नहीं, अभी भी डिपेंडेंट है अमेरिकन ट्रूप से। और दूसरी बात ये, क्या अमेरिकन ये देशों को छोड़ के चले जाएंगे इनके कहने से? मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे। अगर ज्यादा ये करेंगे तो अमेरिकन इनके तेल पे भी कब्जा कर लेंगे, जो उनका पुराना प्लान भी है। वहां पे उनको बहुत से रैंड कॉर्पोरेशन और दूसरे बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो है वो ये बात रिकमेंड कर रहे हैं। जॉर्ज बुश सेकंड के टाइम से ये बात चल रही। तो सर अब तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका भी हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में भी वो विस्तार कर रहा है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पे वो भी साथ में जुड़ रहे हैं, और इनफैक्ट ये भी चैटर है कि पाकिस्तान भी कभी भी अब्राहम अकॉर्ड में आ सकता है। इतना इस हद तक बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका खुद वेस्ट एशिया से निकल के रिप्लेस करेगा, मतलब अपनी जगह पे लाकर इजराइल को बैठा देगा, ऐसा कुछ? नहीं, अमेरिका का बेसिक प्लान ये है कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना चाहता है, यहाँ से कम करना चाहता है। खाली नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि तेल है बहुत इम्पोर्टेंट। और जो है वो उसकी कोशिश ये है कि वो इजराइल को वहां पे, इजराइल की सेना वहां पे डिप्लॉय कर दे, ताकि इजराइल इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और इजराइल ही इनकी वो करे। तो उसी के लिए उन्हीं ने अब्राहम अकॉर्ड बनाया।
इब्राहिम अकॉर्ड के मतलब ये है कि हम जैसे कि यूएई में अब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यूएई को सुरक्षा अब अमेरिकन ट्रूप्स तो हैं वहां पे जो थे, अब तो है आ जाएंगे वापस, लेकिन अब इजरायली आ रहे हैं, इजरायली वेपन सिस्टम आ रहे हैं, इजरायली वहां पे सेना भी आ गई है जो इनको इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह को, आयरन डोम, एरो, अब अलग अलग हैं जो उन्हीं ने बेच रहे हैं। तो एक बड़ा आर्म्स का भी बाजार गर्म है इस वक्त वहां के ऊपर। ये सभी देश दोबारा से आर्म्स खरीद रहे हैं। आर्म्स तो खरीदे जाते हैं लेकिन आर्म्स का चलाना जानते नहीं, रखना भी नहीं। रीअलाइनमेंट होगा, देखो हम कह रहे थे आपसे पहले भी, हमने इस बात का मेंशन किया है कैसे कैसे होगा। एक तो सऊदी और यूएई जो रिफ्ट है, लड़ाई हुआ, ये बड़ी भयंकर है। और दूसरी बात ये है कि ये भी देखना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूँ, कि क्या यूएई जो है ये बेसिकली एक फेडरेशन है, 6 या 7 इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे इमेरेट्स हैं। इन्हीं ने सबने मिलके एक फेडरेशन बनाया जिसका यूनाइटेड अरब इमेरेट्स नाम रखा गया। सबसे बड़ा इसमें जो है वो अबू धाबी है। अबू धाबी का जो किंग है उसके पास तेल भी है ज्यादा और उसके पास सबसे ज्यादा पैसा भी है। दूसरा बड़ा है दुबई, फिर उसके बाद शारजा, रास अल खैमा, इस तरह से और भी है, सब मिला जुला। देखना यह है कि क्या इजराइल को लेके कोई सहमति इन सब में बनी हुई है। इन सब में हो सकता है कि शारजा को ये बात पसंद ना है। शारजा के बहुत घनिष्ठ संबंध है सऊदी अरेबिया से भी, और यह है कि वो लोग अब ये देखना है कि इसको लेके यूएई में भी खतरा खड़ा हो सकता है इजराइल को लेके। मुझे नहीं लगता कि आम जनता वहां रिवोल्ट करेगी, ऐसा संभावना नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि शारजा ये कहे कि हम अब विड्रॉ कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग अपने को बनाने जा रहे हैं। उन्हीं ने काफी डेवलपमेंट भी किया है पिछले दिनों में। बहरहाल ये एक सोच है, मैं जिस तरह से फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने कहा कि मुझको ऐसा तो मतलब शारजा निकल से अपना मतलब इंडिपेंडेंट हो समय में। दूसरी बात ये कि ये देखना ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ कौन कौन देश जाता है, कुवैत, कतर, बहरीन और जो है क्या ये देश ये भी बढ़ जाएंगे। बहरीन पहले ही से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, क्या बहरीन खुल के अब यूएई के साथ आ जाएगा? लेकिन समस्या ये है कि बहरीन के अंदर सऊदी ट्रूप्स मौजूद हैं, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या बनेगी कि क्या वो सऊदी ट्रूप्स को निकाल के बाहर, इसी के निकाल नहीं सकता कोई। को जब खुद से विड्रॉ करना होगा तभी होंगे, वरना अदरवाइज हाँ अमेरिकन प्रेशर आ जाए तो बात दूसरी है। अब फिर यह है कि कुवैत का क्या रुख होगा, ये सारी बातें आने वाले समय में पता चलेगी। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका जो है वो इस क्षेत्र को खाली करे, उनकी ये डिमांड है। अब कितनी उनमें शक्ति है कि इस तरह की वो करेंगे, लेकिन ये है कि वो एक प्रेशर बिल्डअप टैक्टिक्स उन्हीं ने शुरू कर दी है। उससे हो ये रहा है कि आम जनता जो है, यही नहीं बल्कि पूरे अरब देश में बहुत अमेरिका विरोधी, इजरायली विरोधी सेंटिमेंट है, खासतौर से गाजा के वक्त से जो शुरू हुआ। तो जब भी ईरान ने जब अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर अड्डों पे अटैक किया है अमेरिकन, तो उसका नतीजा हमने ये देखा कि ये लोग जो थे, जितने भी थे आम जनता अरब देश की, वो बहुत खुशियां मना रहे थे। तो अरब सेंटिमेंट एक तरफ है, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ रिश्ते बना के रखे। ईरान इस चीज को अच्छी तरह इस बात को समझ रहा है और मैं समझता हूँ कि वो एक्सप्लॉइट भी करेगा। ऑफ कोर्स हर देश अपने अपने इंटरेस्ट में चीजें करता है, और अब जिस तरह के डायनेमिक्स डेवलप हो रहे हैं, और अभी ईरान ने 14 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया हुआ है, उस पर आगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आगे अपनी राय रखेंगे, कैसे किस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।